हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दे स्पीड क्लासेस। दे स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने जो आई है, ये वीडियो एग्रीगेट डिमांड यूनिट का सेकंड चैप्टर है, जिस सेकंड चैप्टर का नाम है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। राइट, एग्रीगेट डिमांड यूनिट आपके एग्जाम में मे बी 13 या 14 मार्क्स में से जरूर पूछी जाती है। तो 14 मार्क्स में से इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इस चैप्टर में से 7 मार्क्स तक का जरूर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हमें बताना होता है इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को। राइट, इक्विलिब्रियम को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इजीली बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन इस वीडियो के थ्रू, इस वन शॉट के थ्रू आपको आज डेफिनेटली लॉजिकली ये चैप्टर समझ में आएगा कि इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। राइट, तो ये स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि आपसे बोला गया है या आपसे पूछा गया है कि आपको इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना होगा। इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन बतानी होगी या एक ऐसी पोजीशन बतानी होगी जिस पोजीशन पे दो लोग आपस में इक्वली सेटिस्फाइड होंगे। तो दो लोग कौन कौन से होंगे? एक बायर और एक सेलर। राइट, इस चैप्टर में आपने एक बात देखी है कि यहां हम जिस डिमांड की बात करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड होती है, और जहां जिस सप्लाई की बात करते हैं वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। राइट, एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने वन शॉट में समझाया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर से था। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी प्लान्ड आउटपुट से ही था। राइट, यानी कि जिस आउटपुट को सोल्ड करने के लिए एक सेलर प्लान कर रहा है, एक प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है। सिमिलरली एक बायर भी जितने गुड्स को परचेज करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, उसे ये देखना है कि भाई मुझे इन फ्यूचर जो भी अमाउंट, जो भी चीज खरीदनी है, उस चीज को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यहां हमें यह देखना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशंस आएगी जिस सिचुएशन पे जो प्लानिंग कंज्यूमर के थ्रू की जा रही है अपना पैसा खर्च करने की, उतने ही अमाउंट की प्लानिंग एक सेलर के द्वारा भी की जा रही है कि मेरा अमाउंट इतना, यानी कि मेरा जो भी सामान है, मेरे पास जो भी प्लान इन्वेंट्री है, जिस प्लान इन्वेंट्री को एक सेलर बेचना चाहता है, उसकी वो प्लान इन्वेंट्री उस रेट से बिक जाए जिस रेट से एक बायर भी उस चीज को खरीदना चाहता है। राइट, तो हमें इस चैप्टर के अंदर इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है। कीनीशियन थ्योरी के बेसिस पे आपको समझाया गया है कि आपके सामने दो टाइप की अप्रोचेस आती हैं। एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी आती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। राइट, एडीएएस अप्रोच के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। राइट, एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसी सिचुएशन जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए। तो यानी कि इनकम के जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए, इनकम के उसी लेवल को ही हम नाम देंगे क्या? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। राइट, इस टॉपिक को मैं आपको क्या लॉजिकली समझाऊंगा, तो मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ देखना। अगर आपके सामने एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है एडीएस अप्रोच के बेसिस पे, तो आपको सबसे पहले यही मेंशन करना होगा, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एडी इक्वल होता है एएस के, एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और एएस का मतलब होता है सी प्लस एस। राइट, एडी और एएस जब आपस में इक्वल हैं तो सी से सी हमने कैंसिल करा, तो एस यहां आ गया, आई यहां आ गया, तो यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो यानी अगर हमें इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है, यहां पे इनकम का ही इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होता, आउटपुट का भी होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी होता है। ध्यान से देखना, जब मैं इस वाले शेड्यूल के बेसिस पे आपको ये सब चीजें समझाऊंगा, तो अगर आपके एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं तो सबसे पहले तो आप ये लाइन उतारना, देन उसके बाद एडी इज इक्वल्स टू एएस, देन उसके बाद सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल, आई इक्वल्स टू एस। So according to ADAS approach, firstly we will consider some assumptions to determine of equilibrium output, right? हमें अपने इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एजम्पशंस को फॉलो करना होगा। वो एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहली बात, हम टू सेक्टर मॉडल को ही फॉलो करेंगे। टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है कि अगर हमें अपने इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम हाउस होल्ड और फर्म के बेसिस पे भी या इन दोनों की हेल्प से भी इक्विलिब्रियम के लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस होनी चाहिए, यानी कि एक सेलर के थ्रू जो पैसा खर्च किया गया है अपने इन्वेस्टमेंट पे वो कांस्टेंट रहना चाहिए। एक सेलर बार बार उस पैसे को खर्च नहीं करेगा। ठीक, तीसरा,
प्राइस कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक बायर बार बार किसी भी चीज को अगर परचेस करने की प्लानिंग करेगा तो उस चीज की कीमत सेम होनी चाहिए और सेलर को भी उस चीज को सेम प्राइस पे ही बेचना चाहिए। सेलर अपनी चीजों के प्राइस को कम ज्यादा नहीं करेगा। लॉजिकली बात है, अगर सेलर अपनी चीजों के प्राइस को कम ज्यादा कर देगा तो डेफिनेटली डिमांड के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्राइस कांस्टेंट रहने चाहिए। तीसरा, लास्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। अगर हमें आउटपुट के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है तो हम शॉर्ट रन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ना कि लॉन्ग रन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यानी कि हम जो भी यहां पे इक्विलिब्रियम का लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना, शॉर्ट रन प्रोसेस को ही फॉलो करना है। तो ये 4 बातें आप जरूर अपने माइंड में रखना। आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो एज इट इज उतार के आ जाना। उसके बाद आप लिखना एग्रीगेट डिमांड कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड में आप जानते हो कि 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है ये भी चीजें लिख के आना, मैंने यहां पे मेंशन नहीं करा, लेकिन आप लोग जानते हो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो खर्चा जो खर्चा एक बायर अपने इनकम के लेवल को देखते हुए खर्च करता चला जाता है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमेशा से इनकम के 0 लेवल पे ऑटोनोमस होती है। दूसरा, कंजप्शन इनकम से डायरेक्टली रिलेवेंट होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होती चली जाती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होती है आप जानती हो। यहां पे आप क्या फॉलो करोगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, कि एक सेलर के थ्रू जो पैसा इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया जाएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसके थ्रू वो पैसा बार बार खर्च नहीं करना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम, यानी कि जितना भी एक सेलर के द्वारा माल बेचने के लिए ऑफर किया जा रहा है, उस माल को बेचने के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी, यानी कि जिस वैल्यू में वो गुड्स उसके द्वारा या फिर कोई भी सर्विसेज उसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम की इक्वल होती है, आप जानते हो, राइट। सबसे बड़ी बात इसमें ये टेबल होता है। इस टेबल को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। तो ये टेबल कैसे बनेगा, मैं आपको ये टॉपिक लॉजिकली समझाऊंगा, लॉजिक वाइज समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये हम चीजें समझेंगे सेलर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पर्सन की इनकम 0 है तो कंज्यूमर ने 40 रुपए खर्च करे, राइट। सेलर ने अपनी तरफ से या फिर प्रोड्यूसर ने जो पैसा खर्च कर दिया वो उसने 40 रुपीज वो खर्च कर चुका है। धीरे 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 एक बायर की इनकम बढ़ती चलेगी, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। बायर अपनी कंजप्शन बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। स्टार्टिंग के लेवल पे बायर की सेविंग नेगेटिव ही है, आप जानती हो। जब इनकम का लेवल 0 होगा तो भी अगर एक बायर पैसा खर्च कर रहा है, खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी। वो जानता है कि मेरे पास सेविंग 40 रुपीज की है, तो वो अपनी 40 रुपीज अपनी सेविंग में से 40 रुपीज निकालेगा और वो पैसा कंजप्शन पे लगा देगा, तो उसकी सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ही उसकी इनकम 0 से 100 हुई तो उसने अब 120 रुपए खर्च करने की प्लानिंग करी। क्यों करी, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इनकम 100 रुपए की तो हो गई, तो 100 रुपए जो मैंने पैसा कमाया वो तो मैं 100 रुपए खर्च कर ही दूंगा, प्लस अगर मुझे जो 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो मैं अपनी सेविंग में से 20 रुपए निकालूंगा और मैं वहां वो पैसा खर्च कर दूंगा। तो लॉजिकली बात है, वो बायर अपनी सेविंग में से पैसा निकालकर अपनी कंजप्शन पे लगा रहा है, तो उसकी सेविंग तो नेगेटिव जाएगी ही जाएगी, राइट। थर्ड पॉइंट उसने ये देखा कि अब उसकी प्लान, वो जो भी प्लानिंग कर रहा है पैसा खर्च करने की, वो 200 रुपए तक की प्लानिंग कर रहा है और उसकी इनकम भी 200 रुपए तक की है, तो अब उसे सेविंग पे उसकी कोई भी सेविंग अराइज नहीं हुई। धीरे धीरे उसने अपनी प्लानिंग करी पैसा खर्च करने की और उसकी इनकम बढ़ती चलेगी, तो वो धीरे धीरे सेविंग करता चला गया। लेकिन एक जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने ये जो 40 रुपीज खर्च कर रखे हैं, ये प्रोड्यूसर बार बार 40 रुपए को खर्च नहीं करेगा। प्रोड्यूसर जो होगा, प्रोड्यूसर 40 रुपए को बार बार खर्च नहीं करेगा। उसने एक बार पैसा खर्च कर दिया, चाहे उसकी इनकम 0 थी, 0 से लेके उसने 600 रुपए तक कमा लिए, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये कांस्टेंट है, राइट। वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज लेके नहीं आएगा। लॉजिकली बात, अगर आप कोई भी मान लो बिजनेस करते हो, तो बिजनेस को करने के लिए अगर आप इनिशियल स्टेज पे जो पैसा खर्च करोगे, तो वो तो आपने पैसा एक बार में खर्च कर दिया। अब आप उसी खर्चे को खर्च करके पैसा कमाते चले जाओगे, आपको बार बार वो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कैपिटल गुड्स होते हैं, राइट। एक बिजनेस अगर कैपिटल गुड्स पे कोई पैसा खर्च करता है, कैपिटल एसेट्स के ऊपर अगर कोई पैसा खर्च करता है, मशीनरीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, फर्नीचर्स के ऊपर, राइट, एसेट्स के ऊपर अगर एक पर्सन पैसा खर्च करता है, तो उसे वो पैसा बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने वो एसेट्स परचेज करी, मशीनरीज परचेज करी, मशीनरी परचेज करके उस मशीनरीज की हेल्प से वो पैसा कमाता जा रहा है।
अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में यहां हुआ क्या, राइट? आप जानते हो कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का समेशन एग्रीगेट डिमांड होता है, और इनकम या कंजप्शन प्लस सेविंग, इन दोनों का समेशन एग्रीगेट सप्लाई से होता है। आपने इन स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में या फिर 4 पॉइंट्स में ये देखा, इस चीज को बड़ी समझदारी के साथ सुनना, बायर्स के द्वारा प्लानिंग की जा रही है 160 रुपए तक का पैसा खर्च करने की, लेकिन सेलर जो भी प्रोड्यूसर है उसने प्लानिंग कर रखी है सिर्फ 100 रुपए तक का माल बनाने की, राइट? उसने जो प्लानिंग की हुई है उसकी प्लानिंग क्या है कि उसने 100 रुपए तक का माल बनाने की प्लानिंग कर रखी है, यानी कि वो यहां 100 रुपए तक का माल बेचने के लायक है, बेचने के लिए कैपेबल है, लेकिन बायर 160 रुपए खर्च करने तक की प्लानिंग कर चुका है। तो यहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो गई ज्यादा। तो एडी को एएस के इक्वल लाने के लिए सेलर को यानी प्रोड्यूसर को और भी माल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बायर ज्यादा माल खरीदना चाह रहा है, लेकिन सेलर ने उतना माल क्या प्रोड्यूस ही नहीं करा। तो यानी कि सेलर को अपने प्लान इन्वेंट्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्लान इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इस बात को भी बड़ी समझदारी के साथ सुनना। प्लान इन्वेंट्री का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक बायर 500 यूनिट ऑफ बर्गर बनाता है तो उसने ये सोचा कि मैं 400 बर्गर बेच दूंगा और 100 बर्गर मेरे पास स्टोर हैं, रखे हुए हैं कि अगर मुझे फर्दर और भी डिमांड आती है 400 बर्गर बेचने के बाद 100 बर्गर्स की, तो मैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहां से 100 बर्गर्स निकालूंगा और मैं उन 100 बर्गर्स को बेच दूंगा। तो वो जो 100 बर्गर्स हैं वो प्लान इन्वेंट्री कंसीडर्ड किए जाएंगे, राइट? तो यहां पे क्या हो रहा है, प्लानिंग कंज्यूमर के थ्रू ज्यादा हो रही है लेकिन प्रोड्यूसर के थ्रू प्लानिंग कम हो रही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, उसने जो माल बना के रखा हुआ था उसे अपने उस माल को और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर उसे अपना माल और प्रोड्यूस करना होगा तो उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी होगी, राइट? तो उसने 10 लोग क्या करे, इकट्ठे करे, राइट? या फिर आप ये चीज बोल दो 10 लोग तो नहीं, उसने 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे अपनी एम्प्लॉयमेंट पे। तो जैसे ही उसने 10 रुपीज अपनी एम्प्लॉयमेंट पे एक्स्ट्रा खर्च करे तब जाके वो 100 रुपए तक का माल बनाने के लायक है। ध्यान से आप बात देखना, यहां उसने एम्प्लॉयमेंट में 0 पैसा खर्च कर रखा था, बायर ने भी कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, सेलर ने भी कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, तो ये दोनों के दोनों जीरो हैं। जैसे ही उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट पे 10 रुपए खर्च करे तो बायर ने प्लानिंग कर रखी है 160 रुपए खर्च करने की, लेकिन सेलर की क्या है प्लानिंग, 100 रुपए तक का माल बेचने की। तो वो 100 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन यहां ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो इन दोनों को इक्वल लाने के लिए अब क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पे बायर ने प्लानिंग करी 240 रुपए तक का पैसा खर्च करने की, लेकिन जो सेलर है, सेलर आज भी यानी प्रोड्यूसर आज भी 200 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है। तो यानी कि अगर वो 200 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है तो वो है कैसे कि वो 10 रुपए के बाद 20 रुपए और खर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट पे। तो वो ये देख रहा है कि बायर धीरे धीरे प्लानिंग ज्यादा कर रहा है, तो बायर की प्लानिंग को पूरा करने के लिए, बायर को खुश करने के लिए उसे अपना ज्यादा माल प्रोड्यूस करना होगा। ज्यादा माल बनाने के लिए उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना होगा। फिर उसने क्या काम करा, अगेन बायर की प्लानिंग क्या है, अब 320 रुपए खर्च करने की, और सेलर अब 300 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने के लायक है। तो 300 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने के लायक है, तो मतलब क्या है, 200 के बाद 300 तक का माल अगर वो प्रोड्यूस करता है तो 300 तक का माल प्रोड्यूस करने के लिए उसे 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, राइट? लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं आ रही, यानी कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी, इस सिचुएशन पे पहुंचने के बाद भी एक सेलर 300 रुपए कमाने के लायक है, लेकिन क्या बायर जो है, बायर उससे ये बात कह रहे हैं कि भैया 320 रुपए तक का माल बनाओ, मेरी तो डिमांड 320 रुपए की है। ठीक है जी, उसके बाद चले, बायर ने अब 400 रुपए तक का खर्चा खर्च करने की प्लानिंग करी, सेलर ने भी उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए 400 रुपए तक का माल प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर दी। तो ठीक, तो सेलर जानता है कि भाई चल भाई ठीक है, बायर भाई साहब आप 400 रुपए खर्च करने की प्लानिंग करते हो, आप मेरी दुकान पे आए, चलो जी ठीक है, आप डेली के डेली मेरी शॉप पे आते थे और आप बार बार डेली के डेली मुझसे ज्यादा माल खरीदने की बात करते थे, लेकिन मैं आपसे बोलता था कि जी ठीक है, सॉरी मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए तक का माल है, लेकिन बायर 160 का माल खरीदने के लिए कहता था। अगले दिन बायर आया, अगले दिन बायर ने क्या बोला कि भाई मैं आपसे इस बार 240 तक का माल खरीदूंगा, लेकिन सेलर बोलता है कि जी नहीं, मैं तो सिर्फ 200 तक का ही माल बेचने के लायक हूं। फिर से एक बायर आया, वो बायर कहता है कि मैं 320 तक का माल खरीदने के लायक हूं, तो सेलर ने क्या काम करा, अब 300 तक का माल बेचने के सेलर लायक हुआ। तो सेलर क्या हुआ, यानी प्रोड्यूसर, वो धीरे धीरे बायर की प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए, बायर की डिमांड को देखते हुए वो अपना माल ज्यादा बनाता हुआ जा रहा है, राइट? अब यहां पे आके उसने ये देखा कि बायर डिमांड कर रहा है 400 रुपए तक का पैसा खर्च करने की, तो सेलर ने भी लो
400 तक का माल बना के तैयार कर दिया। तो सेलर ने अगर 400 तक का माल बना के तैयार करा तो 400 तक का माल वो तब बना पाया ना जब उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया। तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट पे भी 40 रुपए खर्च करके 400 तक का माल बना के उसने तैयार कर दिया। अब 400 तक का माल बेच देगा तो उसकी इनकम 400 की हो जाएगी। अब ध्यान से देखना एक और बात, इस लेवल पे आके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी। तो यानी कि एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे बायर जितना पैसा खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है, उस बायर की प्लानिंग को देखते हुए सेलर भी उतना माल प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर चुका है। उसे बोला जाता है इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। अब सेलर को आदत पड़ गई, सेलर उस बायर को देखते देखते, राइट, प्रोड्यूसर जो था, प्रोड्यूसर ने एक चीज देखी कि भाई डेली के डेली बायर बार बार आ जाता है और मेरे से ज्यादा माल खरीदता है, ज्यादा माल खरीदने के लिए मुझसे कहता है। तो अब सेलर ने क्या काम करा, 400 के बाद वो 500 रुपए तक का माल बनाने के लायक है। तो उसने अगर 500 रुपए तक का माल बनाया तो उसकी सोच है कि अगर मैं 500 तक का माल बना दूंगा तो मेरा 500 का माल बिक जाएगा, तो मेरी तो 500 की इनकम हो जाएगी। और 500 तक का माल बनाने के लिए मैं अगर 50 रुपए अपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अगर खर्च कर दूंगा तो वही कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ती जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, बायर उसके पास पहुंचता है, लेकिन बायर कहता है जी नहीं, मैं तो अब आपसे 480 तक का माल खरीदूंगा। तो हुआ क्या, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई। तो मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा का मतलब क्या है कि 20 रुपए तक का ज्यादा माल एक सेलर के पास रखा रह गया, राइट। 20 रुपए तक का ज्यादा माल एक सेलर के पास रखा रह गया तो उसकी प्लान इन्वेंट्री अब ज्यादा हो गई, राइट। यानी कि उसने जो सोचा था कि मैं 500 तक का माल बेच दूंगा, लेकिन उसका माल बिका ही सिर्फ 480 का। लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या काम करा, फर्दर 600 तक का माल बनाया। उसके माइंड में क्या था कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरा माल 500 तक का बिक नहीं पाया, लेकिन क्या पता अगर मैं और 600 तक का माल बनाता हूं तो शायद क्या पता मेरा माल बिक जाए। तो उसने 500 के बाद अगर 600 रुपए तक का माल बनाया तो 600 रुपए तक का माल बनाने के लिए उसने अगेन अपनी एम्प्लॉयमेंट पे 60 रुपीज खर्च करे, लेकिन बायर उससे 560 तक का ही माल खरीदने आ रहा है। तो यानी कि बायर ने तो प्लानिंग कर रखी है कि भाई ठीक है कि मैं तो आपसे 560 तक का माल खरीदूंगा, लेकिन अब इस बार भी सेलर के पास 40 रुपए ज्यादा का माल बचा रह गया। तो यानी सेलर परेशान, प्रोड्यूसर परेशान। अब प्रोड्यूसर कह रहा है कि यार स्टार्टिंग में तो तू बड़ा उतावला था, बार बार डेली के डेली आके मेरे से ज्यादा माल की डिमांड करता था, अपने आपके प्लान एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे, उस समय मैंने इतना माल नहीं बनाया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उस प्रोड्यूसर ने बायर की डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा माल बनाना चालू करा। उस माल मतलब प्रोडक्शन, राइट, उसने प्रोडक्शन करनी इंक्रीज करी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। तो आपको यहां से साफ पता चल गया होगा कि जब एडी एएस से ज्यादा होता है तो दोनों के को इक्वल लाने के लिए एक प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना होगा। और अगर एडी एएस से ज्यादा होता है तो वो इस बात को शो करता है कि बायर के पास जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल है बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो यानी कि अगर डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो यानी कि जो उसने प्लानिंग कर रखी थी कि मैं तो इतना ही माल बनाऊंगा, लेकिन ना, उसकी प्लानिंग गलत है। उसने जो प्लान की हुई है अपने इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, जो स्टॉक अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ सोल्ड, तो जो उसने माल बना के तैयार करा था, ना भैया ना, बायर तो ज्यादा माल खरीदने के लिए आ रहा है तो भाई साहब ज्यादा माल बनाओ। तो ज्यादा माल बनाने के लिए यानी एडी को एएस के इक्वल लाने के लिए वो इन दोनों चीजों को बढ़ाएगा, राइट। लेकिन नीचे के दो पॉइंट्स में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो हुआ क्या, इट शो प्लान इन्वेंट्री राइज। ओहो, तो यानी कि जो उसने प्लानिंग की थी इन्वेंट्री की वो तो ज्यादा रह गई, तो उसने ज्यादा माल बना दिया। उसकी प्लानिंग क्या थी कि भाई चलो ठीक है, मैं तो और भी ज्यादा माल बनाने के लिए कैपेबल हूं और मैं और ज्यादा माल बनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, बायर उतना माल खरीदने ही नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है, अब जब बायर माल उतना खरीदने के लिए ही नहीं आया तो सेलर करेगा क्या, सीधी सी बात है, वो अब अपनी एम्प्लॉयमेंट को घटाएगा और रॉ मटेरियल्स परचेज नहीं करेगा। यानी रॉ मटेरियल एक सेलर, एक प्रोड्यूसर कब खरीदता है कि जब उसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। तो अब वो ये सोचेगा ना कि पहले से मेरे पास खूब सारा माल पड़ा हुआ है तो पहले इसे निकालो, फर्दर माल बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि लोग बात खरीदने ही नहीं आ रहे। अब जब उसे जो पहले से जो माल ऑलरेडी रखा हुआ है, बचा हुआ है, उस माल को ज्यादा बेचो तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान नहीं देगा, वो अपनी
उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी कम करना होगा। तो जहां वो 60 रुपए एम्प्लॉयमेंट पे खर्च कर रहा था, दोबारा से वो 40 रुपए खर्च करेगा। कब? क्यों? तो उसके द्वारा 20 रुपए कम खर्च किए जाएंगे कि ताकि वो आपस में दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हो जाए। तो यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। ठीक, बायर तो अपना जो माल खरीदने के लिए आ रहा है, सेलर भी उतना माल प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, राइट। तो एक ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे एडी और एएस इक्वल होती है, तो इस सिचुएशन पे जो इनकम होती है उस इनकम को बोला जाता है इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। ऐसी सिचुएशन पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल। इसी चीज को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप समझा सकते हो। ये मैंने डायग्राम तैयार किया है बिल्कुल फ्री हैंड, आप मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना। एक्स एक्सिस पे आती है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, आउटपुट यानी प्रोडक्शन को ओ से, ई से एम्प्लॉयमेंट को। वाई एक्सिस पे आते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये हमने एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व तैयार कर दिया, ये हमने एग्रीगेट सप्लाई का एक कर्व तैयार कर दिया। इस वाले पॉइंट पे आके आपने ये देखा कि एडी और एएस आपस में इक्वल हो गए। तो जब एडी एएस आपस में इक्वल होते हैं तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। तो यानी कि इस लेवल से पहले का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या शो करता है, ध्यान से आप देखना। ऊपर एग्रीगेट डिमांड कर्व है, नीचे एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो जो ऊपर कर्व है ये इस बात को शो करता है कि एडी इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहां अब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा आ गया, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर आ गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे आ गया। तो ये शो करता है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। तो इस लेवल पे आके अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये शो करता है ओ, इसे ले लेते हैं वाई। तो यानी कि ये जो ओ वाई की जो इनकम है, ये ओ वाई की इनकम मानी जाएगी इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। यानी कि ये एक ऐसा पैसा है जो पैसा एक बायर के पास, एक बायर की पॉकेट में है, बायर की जेब में है, जिस पैसे को खर्च करने के लिए बायर प्लानिंग कर चुका है। और सेलर भी इतना माल बनाने के लायक है, सेलर ने भी इतना माल प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो ये था इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किस किस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, आप इस चीज को जरूर देख लेना। दूसरी बात, ये मैं जो भी आपके सामने बातें मेंशन कराता हूं या फिर मेंशन करता हूं, ये मैं अपनी ये संदीप गर्ग बुक में से ही मेंशन करता हूं। आप एक काम करना, जब भी मेरी ये वाली वीडियोस देखो, अपनी सीधी सीधी सी बात है, अपने सामने संदीप गर्ग बुक खोल लेना। अदरवाइज अगर आपके पास संदीप गर्ग ना भी हो तो जो भी आपके बुक्स, आपके स्कूल में बुक्स फॉलो होती है, बेशक टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, तो उन सभी के सभी बुक्स में बातें ये ही मेंशन होती हैं। तो उन सभी बुक्स को आप अपने सामने खोलने के बाद इस वीडियो को देखते चले जाना, मेरी बातें सुनते चले जाना। डेफिनेटली आपके सामने हर चीज क्लियर हो जाएगी और आपको सब चीजें समझ में भी आएगी, राइट। अब चलते हैं अगेन इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, राइट। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को ही, बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बेसिस पे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, राइट। हमें फाइंड आउट करना है इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। जितने एक बायर के थ्रू प्लानिंग की जा रही है पैसा बचाने की, जब उसके जितना पैसा बचाने की वो प्लानिंग कर रहा है, जब वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो उसे बोला जाता है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल। कैसे इक्वल हो जाए इसे भी लॉजिकली समझाऊंगा, बड़ी समझदारी के साथ सुनना और देखना। इसका आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो ये लिख देना कि इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेंटरी इज ऑटोनोमस एंड सेविंग कर्व शोइंग अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इनकम इज कंसिस्टेंटली राइजेस, सो सेविंग also rises, right। कि इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है, और जो सेविंग कर्व होता है वो लगातार अपवर्ड शोइंग करता है। आप देख सकते हो कि सेविंग कर्व यहां से लगातार अपवर्ड शोइंग कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर्व इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जब इनकम लगातार बढ़ेगी तो सेविंग भी लगातार बढ़ती चली जाती है। अब आपको इस टॉपिक में यह देखना है इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना। देखो होता क्या है, एक प्रोड्यूसर के थ्रू अगर कोई भी माल प्रोड्यूस किया जाता है तो वो अपने माल को प्रोड्यूस करते वक्त अपने प्लान इन्वेंट्री को मेंटेन करता हुआ चलता है, राइट।
मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर एक प्रोड्यूसर है, अगर उसने 500 बर्गर प्रोड्यूस करे तो उसे पता था कि मैं 400 बर्गर तो बेचूंगा और 100 बर्गर को मैंने अपने पास मेंटेन कर लिया कि अगर इन फ्यूचर मुझे और बर्गर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर डिमांड आती है, तो मैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने बर्गर्स निकालूंगा और क्या बेच दूंगा, राइट। प्रोड्यूसर अपनी उस प्लान इन्वेंट्री में जब कोई छेड़खानी नहीं चाहता, मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, प्रोड्यूसर अपनी उस प्लान इन्वेंट्री में वो जो 100 बर्गर्स हैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं चाहता, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ही माना जाएगा। जब वो उसकी प्लान इन्वेंट्री में कोई ना कोई छेड़छाड़ करनी पड़ जाए, छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है कि या तो बायर ज्यादा सेविंग कर रहा है या बायर कम सेविंग कर रहा है, राइट। प्रोड्यूसर ने इनिशियल स्टेज पे 40 रुपए खर्च कर दिए, राइट। प्रोड्यूसर ने इनिशियल स्टेज पे 40 रुपए खर्च कर दिया और वो अपने खर्चों में कोई भी चेंज लाना नहीं चाहता, राइट। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 40 रुपीज तक की खर्च कर दी, लेकिन शुरुआती तौर पे हो क्या रहा है, बायर की कंजप्शन ज्यादा है। अब अगर बायर की कंजप्शन ज्यादा है तो उसकी सेविंग कम होगी, तो अगर सेविंग कम होगी तो यानी कि ठीक है जी, सेविंग कम है। अब मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना कि अगर बायर की सेविंग कम है तो उसकी सेविंग उसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं आ रही, तो उसे डेफिनेटली अपनी प्लान इन्वेंट्री में बदलाव लाना पड़ेगा। वो चाहता है कि मेरे जो मैंने 100 बर्गर अपने अलग से बना के तैयार कर रखे हैं वो उसमें छेड़खानी ही नहीं चाहता। अगर उसे वो उसमें छेड़खानी करनी पड़ जाए, छेड़खानी करने का मतलब है कि भैया या तो और बर्गर बनाने होंगे तो उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी, या उसे ये सोचना पड़ जाए कि यार ओहो ये जो 100 बर्गर फालतू बना दिए तो मैंने भैया मुझसे गलती होगी, अब मैं अपनी प्रोडक्शन को कम करूंगा। और अगर प्रोडक्शन वो कम करता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट को भी कम करना पड़ेगा। तो अगर जो उसकी मेंटालिटी थी कि वो उसने 100 बर्गर्स की प्लान इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी है, अगर उसे उसमें कोई छेड़खानी ना करनी पड़े तो यानी कि वो हमारी इकोनॉमी के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या फिर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। कैसे, इस बात को समझना, इस बात को यहां पे समझना। यहां पे इसी शेड्यूल में हम लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर ने 40 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने स्टार्टिंग में उसकी सेविंग नेगेटिव है, बल्कि इस चीज को मैं आपको ऐसे ऐसे समझाता हूं। एक बायर है, बायर धीरे 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 सेविंग करता 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 करता, पहले तो उसकी सेविंग नेगेटिव थी, वो धीरे 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 करता 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 उसकी सेविंग 40 तक पहुंच गई। प्रोड्यूसर ने 40 रुपए तक की अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टार्टिंग से ही, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट में तो कोई भी छेड़खानी करेगा नहीं। तो वो ये सोचेगा कि जो एक बायर है वो 40 रुपए तक की क्या सेविंग करता हुआ चले। तो जिस पॉइंट पे आके, जिस लेवल पे आके एक बायर ने 40 रुपए तक की अपनी क्या सेविंग कर ली, तो 40 रुपए तक की उसने सेविंग कर ली और प्रोड्यूसर ने भी 40 रुपए तक क्या खर्च किए हुए हैं। तो यानी कि बायर की सेविंग 40 रुपीज की है और प्रोड्यूसर ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे 40 रुपए खर्च किए हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो इन दोनों के इक्वल होने का मतलब है कि जो उसने प्लान इन्वेंट्री मेंटेन की थी उसे अपनी प्लान इन्वेंट्री में छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। इससे ऊपर अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो आप यहां देख सकते हो कि यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। यहां इन्वेस्टमेंट 40 है, सेविंग 0 है, इन्वेस्टमेंट 40 है, सेविंग 20 है, इन्वेस्टमेंट 40 है, सेविंग नेगेटिव है। तो इस बात का मतलब क्या है कि लोग बाग पैसा कम बचा रहे हैं, लोग बाग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। यहां इनकम 100 है, कंजप्शन 120 है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो होगा क्या, सेलर यानी प्रोड्यूसर को इनकी कंजप्शन को पूरा करने के लिए अपना पैसा और लगाना पड़ेगा। यानी कि उसे अपनी प्लान इन्वेंट्री जो उसने मेंटेन करी थी उसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अब अगर वो पर्सन प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो यानी कि वो ये चीज देखेगा कि जहां एक बायर कंजप्शन इनकम से ज्यादा कर रहा है या कंजप्शन इनकम के इक्वल कर रहा है या कंजप्शन इनकम से कम भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जो उसने शुरू में जो पैसा लगा रखा है, जब वो उसका खर्चा लोगों की सेविंग के इक्वल ना आ जाए, इस लेवल तक उसे अपनी लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ रहा है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना पड़ रहा है। कैसे, यहां सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इस तरफ देखना। When saving is less than investment, so it show the plan inventory would fall। तो यानी कि लोग बाग खर्चा खर्च कर रहे हैं, तो यानी कि सेलर के पास या फिर प्रोड्यूसर के पास जो प्लान इन्वेंट्री है वुड फॉल, वो घट जाएगी।
क्यों? क्योंकि लोग बात कंजप्शन कर रहे हैं, सेविंग कम से कम कर रहे हैं। तो लोगों की कंजप्शन को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना होगा। तो उसकी प्लान इन्वेंट्री के साथ उसे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। उसकी प्लान इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। अब वो मूवमेंट करना चाहता नहीं, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि वो ये चीज कह रहा है कि भाई देख ठीक है जी, सीधी सी बात है, मैंने तो जितना माल अपने पास प्लान इन्वेंट्री में मेंटेन करके रख लिया, मैं उतना ही माल मेंटेन करके रखना चाहता हूं। तो भाई लोग बाग तुम भी उतनी ही सेविंग करते हुए चलो कि मुझे अपने प्लान इन्वेंट्री में कोई छेड़छाड़ ना करनी पड़े। तुम अगर ज्यादा कंजप्शन करोगे तो मेरी प्लान इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी। तो अगर मेरी प्लान इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी, यानी कि जो मैंने माल इकट्ठा कर रखा है कि भाई चलो मेरे अगर लोग बाग ज्यादा कंजप्शन के लिए डिमांड करेंगे तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वहां से अपनी प्लान इन्वेंट्री से पैसा प्रोडक्ट निकाल के उन्हें बेच दूंगा, राइट? तो वो ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमर के थ्रू बहुत ज्यादा कंजप्शन की जा रही है, सेविंग कम की जा रही है, तो उसकी प्लान इन्वेंट्री घटेगी नहीं, उसकी प्लान इन्वेंट्री उसके पास कम पड़ जाएगी। तो उसे, और जो उसने 100 बर्गर बचा के रखे थे, उसे तो अपने 100 बर्गर और क्या उसके कम पड़ जाएंगे। तो उसे वो चीज और प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए उसे अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना होगा, राइट? तो यानी कि इन चारों की चारों सिचुएशन में सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल लाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी, राइट? और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होती है तो वो यही शो करता है कि एक प्रोड्यूसर की प्लान इन्वेंट्री घटी हुई है, जितनी वो चाहता था उतनी नहीं है, उससे भी वो घट गई, क्योंकि लोग सेविंग इतनी नहीं कर रहे, राइट? कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। इससे नीचे आ जाओ, इससे नीचे क्या हो रहा है? अब सेविंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, अब लोगों के द्वारा पैसा कम से कम खर्च किया जा रहा है। यहां भी प्रोड्यूसर को क्या है भैया? परेशानी। उसने जो अपनी प्लान इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी थी, यहां भी उसकी प्लान इन्वेंट्री में छेड़खानी की जाएगी। उसका मतलब क्या है? अब लोग बात क्या कर रहे हैं? सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो भैया इतनी भी ना सेविंग करो। लोगों के द्वारा अब कंजप्शन कम हो रही है, राइट? पहले उनकी सेविंग 40 रुपए की थी, कंजप्शन तब भी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है, इनकम के राइज हो जाने के साथ साथ उनकी कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंजप्शन के साथ साथ उनकी सेविंग भी और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये इस बात को शो करता है कि उसे, एक प्रोड्यूसर को, अपनी प्लान इन्वेंट्री में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है कि वो पहले से भैया ज्यादा माल बना के उसने रख लिया, क्योंकि लोग इतनी कंजप्शन नहीं कर रहे, तो जो उसकी प्लान इन्वेंट्री है वो उसके पास रखी रह जाएगी। तो आप देख सकते हो, इट शो द इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल। जितना वो माल चाहता था उससे ज्यादा माल उसके पास रखा रह गया। वो तो 500 बर्गर उसने बनाए थे, 100 बर्गर उसने अलग से प्लान इन्वेंट्री कर ली थी, और 400 बर्गर बेचना चाहता था, वो उसके 400 के 400 ही ना बिक के दे रहे। अब जब उसके 400 के 400 ही बर्गर बिक के ना दे रहे, तो क्या किया जाए? तो वो यूं तो सोचेगा ही कि भाई मेरे 100 बर्गर तो खैर बिक ही ना पाए, जो 400 बर्गर हैं इनमें से भी लोग बाग कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाग तो पैसा बचा रहे हैं। तो होगा क्या? वो ये सोचेगा कि एक काम करता हूं कि अब इतना और माल प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो अपनी प्रोडक्शन में क्या करेगा? प्रोडक्शन इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोडक्शन अपनी कम करेगा। प्रोडक्शन को कम करने के लिए डेफिनेटली उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी कम करना पड़ेगा। या तो लोगों को अपने पास से, लेबर्स को अपने पास से निकालेगा, या फिर उनकी सैलरीज, या फिर उन्हें वो जो भी वेजेस पे करता है उनसे थोड़ी कम वेजेस पे करेगा, उन्हें थोड़ी कम वेजेस पे करेगा, राइट? तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा, जब सेविंग इन्वेंट्री से ज्यादा होती है तो क्या किया जाता है? तो सेविंग को इन्वेंट्री के इक्वल लाने के लिए प्रोडक्शन कम की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम की जाएगी, और अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के दोनों रेस की जाएंगी। इसी चीज को हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। इस केस में आप ये दोनों डायग्राम हमेशा एक साथ बनाना, कोई भी एक डायग्राम सिंगल मत बनाना। ऊपर वाला डायग्राम शो करता है एडीएस अप्रोच के बेसिस पे, नीचे वाला डायग्राम शो करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बेसिस पे। दोनों के दोनों डायग्राम इक्विलिब्रियम का लेवल बताते हैं। आप ये डायग्राम कैसे कैसे मेंटेन करोगे? पहले तो आप ये दोनों डायग्राम बनाओगे, राइट? ये डायग्राम बनाने पे आपने सबसे पहले क्या काम किया? एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया इन्वेस्टमेंट कर्व को, राइट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व को। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व हमेशा इनकम के पैरेलल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। इनकम बेशक धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होती, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांस्टेंट है। सेविंग हमेशा शुरू होती है नेगेटिव वाई एक्सिस से, तो सेविंग यहां से शुरू हुई, तो सेविंग यहां से शुरू होते 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 जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, सेविंग भी
क्या इंक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट पे आके इन्वेस्टमेंट 40 है, तो इस पॉइंट पे आके सेविंग बढ़ते 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 40 तक पहुंच गई। तो ये पॉइंट शो करता है क्या कि इस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो गई। तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होती है तो इसे बोला जाता है वो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसी पॉइंट पे ही एडी और एएस भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इस पॉइंट पे आके एडी और एएस आपस में इक्वल हो गए। ये भी पॉइंट क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल, और ये भी पॉइंट क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। तो यानी कि इस तरीके से डायग्राम मेंटेन किया जाएगा। इस डायग्राम को आप ऐसे ऐसे मेंटेन करना, ठीक। तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने लॉजिकली आपको समझाया है कि ये दोनों चीजें अगर कम ज्यादा हो तो इन्हें इक्वल लाने का या इक्वल करने का क्या तरीका होता है, राइट। अब चलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये इसका एक लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट करके इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। इनकम डिटरमिनेशन चैप्टर का वन शॉट ओवर होगा, राइट। अब इन दोनों चैप्टर के चाहे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स हो या इनकम डिटरमिनेशन वाला चैप्टर हो, इन दोनों के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिस सेपरेट वीडियो में बड़े बिंदास बिंदास क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि आप समझोगे कि इन दोनों चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये दो वर्ड हैं। इन वर्ड्स का मतलब सीधा सा ये है कि एक पर्सन यानी कि एक बिजनेस के थ्रू अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसकी इन्वेस्टमेंट से उसने कितने मल्टीपल्स पैसा कमाया, राइट। अगर एक बिजनेस 4 रुपए खर्च कर 16 रुपए कमाता है तो उसने 4 रुपए का 4 गुना पैसा कमाया, तो वो 4 रुपीज की जो वैल्यू होगी या जो 4 वैल्यू होगी, उस 4 वैल्यू को यानी 4 टाइम्स को हम क्या नाम देंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब सीधा सा एक ये होता है कि एक बिजनेस के थ्रू अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए जाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को खर्च करने से एक बिजनेस कितना गुना पैसा कमाता है, एक बिजनेस कितना टाइम्स अपनी अर्निंग करता है, तो उसकी नंबर ऑफ टाइम्स को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नाम दिया जाता है। एक बिजनेस ने 10 रुपए खर्च करके 50 रुपए कमाए, तो उसने 10 रुपए का 5 गुना पैसा कमाया, राइट। तो वो 5 टाइम्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। आइए मैंने कुछ बोर्ड में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को भी डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा रेशियो है जो रेशियो हमें बताता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एक बिजनेस ने अपने इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा लगाया या फिर जो भी पैसा खर्च किया, उसके उस खर्चे से उस बिजनेस ने कितना गुना पैसा कमाया, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टमेट मल्टीप्लायर माना जाएगा, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है del y अपॉन del i। del y का मतलब होता है चेंज इन इनकम और del i का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एक बिजनेस जो भी शुरुआती तौर पर जो पैसा लगाता है, उस पैसे को खर्च करने से वो अपनी इनकम में कितना इंक्रीमेंट करता है, अपनी इनकम में पहले कितना पैसा, उसकी इनकम में जो भी इंक्रीमेंट होता है उसे बोला जाता है क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, राइट। मैंने आपको अभी अभी कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे समझाया है। तो वो ही 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी और एमपीएस के साथ क्या रिलेशन होता है। देखो एमपीएससी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। तो मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से इनवर्सली रिलेटेड होता है, राइट। मल्टीप्लायर के केसेस में एक बात बोली जाती है कि एक पर्सन का खर्चा किसी दूसरे पर्सन की इनकम होती है। अगर एक पर्सन ए है, अगर ए के थ्रू कोई पैसा खर्च किया गया बी पे, तो वो बी की इनकम मानी जाएगी और वो ए का एक्सपेंस माना जाएगा। तो अब बी ने भी जो पैसा कमाया, बी ने वो जो पैसा कमाया, उस पैसे का भी वो जो पार्ट सी के ऊपर खर्च करता है, तो वो बी का क्या होगा, एक्सपेंस माना जाएगा और सी की इनकम मानी जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ये जैसे जैसे जो भी इनकी इनकम
इंक्रीज्ड होगी, अगर वो अपनी इंक्रीज्ड इनकम का जो पार्ट खर्च करते चले जाएंगे, खर्च करते चले जाएंगे और खर्च करते चले जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्च करेंगे, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बहुत हाई होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू बहुत इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा तब होती है कि जब जितना पैसा कमाया एक बायर ने, वो सारा का सारा पैसा क्या खर्च कर दिया, राइट। तो यहां ये बोला जा रहा है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू एमपीसी से हमेशा डायरेक्टली रिलेवेंट होती है। जैसे जैसे लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का पार्ट खर्च करते चले जाएंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो यानी अगर मल्टीप्लायर यानी अगर एमपीसी हायर होगा, अगर एमपीसी ज्यादा से ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। एमपीसी के कम होने का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो अपना पैसा कमा रहा है उसका थोड़ा सा ही पार्ट खर्च करता हुआ चल रहा है, राइट। वो अपना एक्सपेंस इनकर्ड करता है लेकिन वो थोड़ा सा ही पार्ट खर्च करता हुआ चल रहा है। एक पर्सन 10 रुपए कमा के अगर 9 रुपए खर्च कर रहा है, राइट। मान लो हमने एमपीसी की वैल्यू 90% ले ली। जिन लोगों ने भी पैसा कमाया है वो अपनी कमाई का 90% खर्च करते चले जाएंगे तो लॉजिकली बात है कि 100 रुपए में से अगर 90 रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो फैक्ट बात है एमपीसी इंक्रीज हो रहा है। एमपीसी के इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एक पर्सन 100 रुपए कमा के मात्र 50 रुपीज एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है या 40 रुपीज एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है, ये फैक्ट बात है कि वो पैसा कमा के पैसा खर्च तो कर रहा है लेकिन उसकी एमपीसी की वैल्यू अब कम है, राइट। तो जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। लॉजिकली बात है अगर एक पर्सन अपनी बढ़ी हुई इनकम का पार्ट खर्च बहुत कम करेगा तो अनदर पर्सन को इनकम भी कम ही मिलेगी। अब वो अनदर पर्सन को भी जो इनकम मिली, जितनी भी इनकम हुई, अब वो अपनी उस इनकम का भी कुछ पार्ट ही अगर खर्च करेगा तो अगेन थर्ड पर्सन को भी इनकम कम ही होगी, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर एमपीसी हायर होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन एमपीएस के केस में इसका रिलेशन इनवर्स होता है, राइट, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा। लॉजिकली बात है अगर सेविंग ज्यादा होगी, अगर एक पर्सन ने जो भी पैसा कमाया वो अपनी कमाई का ज्यादातर पार्ट अगर सेव करेगा, बचाएगा, तो लॉजिकली बात है पैसा खर्च नहीं हो रहा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम ही होगी, राइट। लेकिन अगर यहां क्या चीज कह रहे हैं, अगर एमपीएस लोअर होगा, एमपीएस लोअर का मतलब क्या है कि लोग सेविंग कम से कम कर रहे हैं। अब अगर लोग सेविंग कम से कम करेंगे तो दैट मींस उनके थ्रू पैसा खर्च मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जा रहा है, तो उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो लॉजिकली बात है क्योंकि मल्टीप्लायर का रिलेशन कंजप्शन से डायरेक्टली होता है। अगर एक पर्सन पैसा कमाने के बाद खर्च करता चला जाएगा तो वो उस खर्चे से यानी कि लास्ट में उस पैसे को आगे खर्च करने से उससे कितना गुना पैसा कमाया जा सकता है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब मल्टीप्लायर को एमपीसी के साथ एल्जेब्रिक फॉर्म में, राइट, इनके रिलेशंस बताए गए हैं। We know that at equilibrium level of income AD is equals to AS। हम जानते हैं कि इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। एग्रीगेट डिमांड C प्लस I के इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई Y के इक्वल है, राइट। अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है C प्लस I इक्वल्स टू Y, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पे हमने लिखा क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। यहां चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, राइट। अब इस इक्वेशन को हमने डेल वाई से यानी कि डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने चेंज इन इनकम से डिवाइड किया। सो डेल सी अपॉन डेल वाई, डेल आई अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वाई, राइट। इस साइन को बोला जाता है डेल्टा, जिसे मैं बार बार डेल का नाम दे रहा हूं। इस साइन को नाम दिया जाता है डेल्टा का, जो कि चेंज को शो करता है कि कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, इनकम में कितना चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, इनकम में कितना चेंज हुआ, राइट। अब डेल सी अपॉन डेल वाई एमपीसी के इक्वल होता है। डेल आई अपॉन डेल वाई के का इनवर्स होता है। आप जानते हो कि के को डिनोट किया जाता है डेल वाई अपॉन डेल आई से। तो अगर हमने इसका उल्टा कर दिया तो इसका उल्टा ये क्या है, के अपॉन 1, तो अब इसका उल्टा 1 अपॉन के हो जाएगा, राइट। तो डेल वाई अपॉन डेल आई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन के, और डेल वाई से डेल वाई कैंसिल, यहां 1 आ गया।
अब हमने क्या किया, इस एमपीसी को 1 की तरफ लेके चले गए, यहाँ प्लस में था तो यहां जाके माइनस में कर दिया, तो 1/k इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/k का रेसिप्रोकल k और 1 माइनस एमपीसी का रेसिप्रोकल 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। तो k को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, और 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के इक्वल होता है, तो k इक्वल्स टू 1/mps, राइट। ये k को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, राइट। आगे चलते हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू, राइट, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है, लेकिन वो इंफिनिटी कब होगी, जब एमपीसी 1 के इक्वल होगा। अगर एमपीसी 1 के इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या है कि एक पर्सन की जो भी इनकम इंक्रीज हो रही है, वो अपनी इंक्रीज्ड इनकम का सारा पार्ट कंजप्शन में खर्च कर रहा है, वो सेविंग जीरो कर रहा है। तो लॉजिकली बात है, एमपीसी की वैल्यू 1 होगी, राइट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि एमपीसी की वैल्यू 1 के इक्वल कैसे होती है। ठीक सीधी सी बात है, जैसे कि चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक पर्सन की इनकम 100 है और उसने 40 रुपए खर्च करे, राइट। अब उसकी इनकम 100 से 200 हुई और उसने पैसा खर्च किया 40 से 140, तो इनकम में होने वाला चेंज 100 से 200 है, तो इनकम में होने वाला चेंज 100 का है, और कंजप्शन में होने वाला चेंज भी 100 का है, दैट मींस 40 से लेके 140, राइट। तो इनकम में होने वाला चेंज भी 100 है और कंजप्शन में होने वाला चेंज भी 100 है, तो डेल सी अपॉन डेल वाई 100/100 इक्वल्स टू 1। तो यानी कि अगर एमपीसी की वैल्यू 1 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफिनाइट होगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, मल्टीप्लायर पता नहीं कहां तक पहुंचेगा, राइट। अब इसी चीज को मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, k इक्वल्स टू 1/mpc, एमपीसी के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, 1/1 माइनस 1 दैट मींस 1/0 इक्वल्स टू इनफिनाइट, राइट। मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लायर की कम से कम वैल्यू 1 होगी, और 1 भी कब होगी, जब एमपीसी 0 होगा। एमपीसी के 0 होने का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन की जो भी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, वो अपनी इंक्रीज इनकम को, राइट, सारा का सारा कंप्लीटली सेव करता हुआ चल रहा है, राइट। तो उस केस में एमपीसी 0 हो गया। अब k इक्वल्स टू 1/mpc, 1/1 माइनस 0, 1/1 इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर एमपीसी 0 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू मिनिमम होगी, एमपीसी 1 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू मैक्सिमम, वो इंफिनिटी होती है, राइट। तो हमेशा याद रखना, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू 1। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है, राइट। हमेशा याद रखना कुछ बातों के ऊपर। The working of multiplier is based on the fact that one person expenditure is another person income, right? मल्टीप्लायर की वर्किंग एक बात के ऊपर आधारित है कि एक पर्सन का खर्चा तो वो दूसरे पर्सन की इनकम, राइट। When an additional investment is made, जैसे जैसे एक पर्सन एडिशनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर खर्च करता चला जाएगा, तो इंक्रीज्ड इनकम मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज्ड इन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम में बहुत ज्यादा गुना, राइट, इंक्रीमेंट होगा जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च किया गया है। एक पर्सन के थ्रू जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च किया गया है और बार बार किया गया है, तो उससे, राइट, इनकम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। इस चीज को समझाने के लिए एक हमने शेड्यूल का सहारा लिया है। हमने एज्यूम किया है कि अगर मान लो एमपीसी 90% है, 90% का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन जो भी पैसा कमाएगा वो अपनी कमाई का 90% खर्च करेगा ही करेगा, राइट। फर्स्ट राउंड पे आ जाओ। एक पर्सन ने 100 रुपए खर्च किए, जिस पर्सन ने 100 रुपए जिस पर्सन के ऊपर खर्च किए, यानी कि एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे पर्सन की इनकम। तो अगर एक पर्सन के थ्रू 100 रुपए खर्च किए गए हैं तो दूसरे पर्सन की 100 रुपए की इनकम हुई। अब उस दूसरे पर्सन ने भी उसका 90% कंज्यूम करके 10 रुपए सेव कर लिए। तो पहले राउंड में एक पर्सन का खर्चा 90 रुपीस का है। अब सेकेंड राउंड में भी उसने जो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर पहले राउंड में 90 रुपीस तक का एक्सपेंस है तो डेफिनेटली उसने ये 90 रुपीस का एक्सपेंस किसी थर्ड पर्सन के ऊपर किया होगा। तो सेकंड राउंड में हमने एक बात देखी, क्या कि ये जो 90 रुपीस तक का फर्स्ट राउंड में एक्सपेंस था, सेकंड राउंड में एक सेकंड पर्सन की या थर्ड पर्सन की इनकम हो गई। अब इस थर्ड पर्सन की जो इनकम हुई है, अपने अपने उस पर्सन ने अपनी इस इनकम का भी 90% कंज्यूम किया और 9 रुपीज सेव कर लिए। अब जब इस पर्सन ने 81 रुपीज खर्च किए हैं तो थर्ड राउंड में किसी फोर्थ पर्सन की इनकम हुई होगी। तो थर्ड राउंड में जब किसी फोर्थ पर्सन की 81 रुपीज की इनकम हुई तो उस थर्ड राउंड में भी उस फोर्थ पर्सन ने 81 रुपीज का भी 72.9%
क्या किया, सॉरी 72.9 रुपीज उसने खर्च कर लिए, राइट। तो 81 में से 72.9 रुपीज खर्च किए गए हैं और 8.10 सेव किए गए हैं। तो अगर ये पर्सन इस थर्ड राउंड में 72.9 रुपीज खर्च करता है तो फोर्थ राउंड में किसी फिफ्थ पर्सन की ये इनकम हुई होगी, राइट। तो इस इनकम का भी 90% खर्च किया गया तो 65.61। तो यानी कि फिफ्थ राउंड में जाके, राइट, इस सिक्स्थ पर्सन ने भी अपना क्या किया, पैसा खर्च किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग को शो करोगे तो इसी तरीके से ही शो करना। ये अलग अलग राउंड्स बताए गए हैं। अगर पहले राउंड में ये 100 रुपए खर्च ना होते तो ये अलग अलग लोग पैसा खर्च ना कर पाते, राइट। तो यानी कि यहां इस पर्सन के द्वारा 100 रुपए खर्च करने से ये सारे के सारे लोग अपनी क्या कमाई करते चले गए। तो लास्ट में आप इसका आंसर कैसे मेंशन करोगे, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखने के बाद लास्ट में टोटल, और यहां पे डेल आई की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये 1000 कैसे आया। इस 1000 को कैलकुलेट करने का क्या तरीका था। इस 1000 का मतलब है डेल वाई, राइट, यानी कि इनकम में कितना चेंज हुआ। डेल आई का मतलब क्या है कि 100 रुपए लगाकर, राइट, इनकम में कितना चेंज हुआ। इस चीज को आप यहां पे चेक करना, देखना। यहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं के की। मैंने यहां के की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर इसका फॉर्मूला दिखा रखा है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस 90% इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 1/0.1, पॉइंट कैंसिल ऊपर 10। तो k की वैल्यू आ गई 10। k की वैल्यू क्या आ गई 10। इस k की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देना। 10 इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई। डेल आई कितनी है 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 1000 इक्वल्स टू डेल वाई। तो ये किस बात को शो करता है कि 100 रुपए तक लगाने के बाद, यानी कि एक बिजनेस में अगर 100 रुपए लगाए गए तो 100 रुपए लगाकर, राइट, उसका 10 गुना पैसा कमाया गया। क्योंकि के की वैल्यू हमारी 10 आ गई तो 100 रुपए लगाकर अगर उसका 10 गुना पैसा कमाया गया तो कितना पैसा कमाया गया 1000 रुपीज। तो राइट, 100 के इंटू 10 से करिए, डेल वाई की वैल्यू हमारी 1000 आ गई। तो यहां पे आ गया 1000, राइट। अब 1000 का 90% डेल सी आ गया 900, रिमेनिंग 100 क्या आ गया सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग को इसी तरीके से ही परफॉर्म किया जाता है। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यहां एमपीसी की वैल्यू 90% आ जाए, 70% आ सकता है, 80% आ सकता है, 95% आ सकता है, 85% आ सकता है, जो भी परसेंट आ सकता है, आपको इसी फॉर्म में ही अपने आंसर को प्रेजेंट करके आना है। डेल आई की वैल्यू को आप इनिशियल स्टेज पे आप 100 ले लेना, उसके बाद जितनी भी एमपीसी की वैल्यू होगी वो 85% हो तो आप 100 का 85%, यहां 100 आ जाएगा, यहां 85 आ जाएगा, यहां 85 आ जाएगा, इस 85 का भी 85% यहां आ जाएगा, फिर ये जो वैल्यू आएगी वो यहां आएगी, इसका भी 85% यहां आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करते 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 ये 100 की वैल्यू यहां आ जाएगी। सबसे बड़ा रोल इस 1000 का है। ये 1000 कैसे आएगा, अगेन इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आएगा, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना था 85%, तो यहां 1/1 माइनस 0.85, नीचे आ जाएगा 1/0.15। तो ऐसे ऐसे करके आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, राइट। तो ये एग्रीगेट डिमांड यूनिट का सेकंड चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था इनकम डिटरमिनेशन। इस इनकम डिटरमिनेशन का भी हमारा वन शॉट कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, एक और नई वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को कैसे कैसे करेक्ट किया जाता है, राइट। तो उसका भी आपके सामने एक और वन शॉट लेके आएंगे और बहुत जल्द लेके आएंगे, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।